Okay, start the new chapter, application of trigo, chapter number 9, class 10th. ओके तो ये चैप्टर आप लोग तभी कर पाओगे जब आपको ट्रिगो आपने करा हुआ होगा, जो हमने फर्स्ट टर्म में करा था ट्रिगो। एक बार पहले ट्रिगो की थोड़ा सा मैं आइडेंटिटीज और बता देती हूँ ताकि आप ये चैप्टर करने में आपके लिए इजी रहे। क्या क्या आइडेंटिटी होती है? एक साइन थीटा होता है 1/cos थीटा। जिसको याद नहीं है आइडेंटिटी वो यहाँ से लिख सकता है, क्योंकि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के लिए ये आइडेंटिटीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पूरा ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब अगर आपको बेसिक भी पता हो, आप बस बेसिक रिवाइज कर लो ट्रिगो की, तो आपका हो जाएगा ये सम एप्लीकेशन। साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का इनवर्स, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स। टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, ऐसे ही कॉट थीटा का टेन थीटा इनवर्स होता है। कॉस थीटा का सेक थीटा होता है। तो ये तो है इनवर्स। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए पी बी पी एच एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें पी बाय एच क्या होता है? साइन थीटा। बी बाय एच साइन कॉस टेन, कॉसेक होता है एच बाय पी, सेक थीटा होता है एच बाय बी, कॉट थीटा होता है बी बाय पी। तो ये पता होना चाहिए, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कॉसेक एच बाय पी, और साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। प्लस ट्रिग्नोमेट्री के जो डिग्रीज है वो पता होना चाहिए। 30 डिग्री मेनली इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा यूज होता है, तो आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री ये तीन तो आनी चाहिए। ठीक है, 30, 45, 60 डिग्री। मेनली टेन थीटा और कॉट थीटा ज्यादा यूज होता है। ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में आपका 90% ऑफ द टाइम यू विल यूज टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यही यूज होगा। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये तो 1 होता है 45 डिग्री में, tan 30 1/√3, tan 60 √3। कॉट में उल्टा हो जाता है, कॉट 60 √3 होता है। ये टिप्स में लर्न कर लो। और कॉट 60 1/√3 इनवर्स हो जाता है। तो इतना याद रखना, ये आपके लिए इतना इनफ है टू डू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। साइन 30 साइन 60 वो रेयरली कभी यूज होता है, जब यूज होगा तो आपको वैसे लर्न तो कर ही लोगे टेबल, तो ये टेबल भी लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली नाम से पता चल रहा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस, कि ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ यूज होता है। तुमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज भी तो होगा ना, प्रैक्टिकली यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, वो हम नंबर स्टोरीज वर्ड प्रॉब्लम्स में इसका यूज करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर का पहले नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, अभी इसका नाम चेंज हुआ है। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नेम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही इस चैप्टर के नेम हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इन सम बुक्स हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी होगा ये चैप्टर, तो बोथ आर सेम। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये दोनों, वो देख लो। एलिवेशन क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक टावर है, ठीक है, देयर इज वन टावर, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है ई पॉइंट पे, ठीक है। टावर के कंपैरिजन में मान लो इसकी हाइट जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो वो ऊपर टावर के अगर वो टॉप पे देखेगा, ठीक है, पहले तो इसका बेस बना लिया करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन तभी यूज होती है व्हेन देयर इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं यूज कर पाओगे ना। ट्रिग्नोमेट्री ही आपका हमेशा तभी यूज होता है जब व्हेन देयर इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में एलिवेशन क्या होता है? जब आप नीचे से कोई हाइट पे कुछ देख रहे हो, व्हेन यू आर लुकिंग एट सम हाइट, एट सम पॉइंट विच इज इन द हाइट, विच इज एट सम हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, इफ यू आर लुकिंग एट दिस पॉइंट, जो कि एक टावर के टॉप है, आप उसको देख रहे हो, ठीक है, तो इसकी हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लो। लेट सपोज ये हाइट आपकी जो है वो नेग्लिजिबल है, तो आप ई पॉइंट से इस टावर को आप देख रहे हो,
ठीक है, इफ यू आर लुकिंग एट दिस टावर, तो ये तो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब वो लाइन जो आप देख रहे हो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? दिस एंगल, दिस थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको लिख लो, दिस थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन हमेशा तब बनता है जब आप कहीं पे ऊपर कुछ देख रहे हो। जैसे आप नीचे खड़े हो, छत पे आप किसी को देख रहे हो, तो एलिवेशन किस एंगल से आपकी आईज किस एंगल से जा रही है, आपका हेड किस एंगल से जा रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? तो दिस एंगल, एंगल ई विच इज थीटा, इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका ऑपोजिट है। जब आप हाइट पे खड़े हो, आप अपनी रूफ, अपनी बिल्डिंग की रूफ पे आप खड़े हुए हो या बालकनी में खड़े हुए हो, और आप नीचे कोई जा रहा है उसको देख रहे हो। जैसे आप इस पॉइंट पे, यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, और आप ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई। अब आप इसमें ऐसे देख रहे हो, दिस इज लाइन ऑफ साइट। आप इस ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल है, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो इसमें आपका एंगल कैसे बनाओगे? एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेफरेंस में बनता है, याद रखना। जैसे इसके अंदर आपने एंगल जो बनाया है वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। हमेशा जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। दिख रहा है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट। इसके अंदर क्या होगा? ये तो आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई सीधी, स्ट्रेट। मतलब आपके सामने, और आप कितना नीचे जा रहे हो, तभी तो एंगल। आप कितने नीचे जाओगे? अगर आप सामने देखते हो, तो ये तो हो गया आपका सामने। आप कितने एंगल से नीचे जा रहे हो, बेसिकली वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप सीधा देख रहे हो लेकिन आप नीचे देखोगे, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है, तो कितने एंगल से आपका हेड नीचे गया, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एलिवेशन, आप सीधा देख रहे हो लेकिन आप ऊपर जब आप जाओगे, अगर आप ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो कितने एंगल से आपका हेड ऊपर गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन, कितने एंगल से आपका हेड नीचे गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा वो एंगल होता है जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखते हो। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करोगे? राइट एंगल ट्राइंगल के तो ये थीटा बाहर हो गया। यस, यू कैन यूज। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस हो गई पैरेलल। इफ यू कैन सी दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, और ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो एक तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यही एंगल होता है जो कि लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में बनता है। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक तरीके से आप देख सकते हो, एलिवेशन और डिप्रेशन भी अगर बनेगा तो ये बनेगा, तो दोनों एंगल्स सेम ही होते हैं। डिप्रेशन वाला एंगल और एलिवेशन वाला एंगल सेम होता है। अगर आप नीचे से हेड जितना ऊपर लेके जाओगे और ऊपर से जितना लेके जा रहे हो नीचे, वो सेम है। तो ये आप राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप थीटा यहाँ पे लेके चलोगे। समझ आ गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप कि सबका क्लियर होगा। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे आपको, इसमें पूरा चैप्टर में बस डायग्राम का खेल है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है आपको वैसे वैसे डायग्राम बनाना है। ठीक है? अगर आपने डायग्राम इसका ड्रॉ कर लिया तो आपका 80% मान लो काम हो गया। लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बना पाओगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन, यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन
only if you are able to draw the diagram. तो अगर डायग्राम बनेगा only then you will be able to attempt your question. ठीक है, तो डायग्राम बनाना बहुत इजी है. स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको आपके लिए स्ट्रगल हो सकता है. एक बार आपने 4 से 5 क्वेश्चन के डायग्राम बना लिए तो इजी है. चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में. आपको बस डायग्राम बनाना है. डायग्राम सोच समझ के बनाना है और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी इजी हो जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना. एनसीईआरटी की बुक में आप एनसीईआरटी की बुक निकाल लो सबको. चैप्टर नंबर 9. Okay, so this is our chapter number 9. Let's try to make the make diagram of example number 1. चलो ड्रॉ करते हैं. जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना. ठीक है, बाकी देखो सबसे पहले क्या है लिखा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ठीक है, एक टावर है, ऑब्वियसली उसकी हाइट ऐसे होगी. आपको पूरा टावर बनाने की नीड नहीं है, यहाँ पे इसलिए बनाया है, एग्जाम में भी जरूरत नहीं है. आपको बस लाइंस वगैरह बनानी है, वो एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम में. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो आपने एक टावर बना लिया सीधा. ठीक है, आगे क्या है, ये टावर की हाइट मान लो ए बी, दिस इज हाइट ऑफ टावर. साथ साथ बनाते रहो, ये नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर आप डायग्राम बनाओ. जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ो डायग्राम बनाते रहो. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ऑब्वियसली सीधी लाइन बनेगी. एक टावर आपने बना लिया. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ध्यान से समझना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही एक पॉइंट है, ऑब्वियसली बेस पे होगा एक पॉइंट. इस लाइन पे कहीं ना, तो मैंने लाइन बना ली एक, इस लाइन पे एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर टावर का फुट से दूर है. तो टावर का फुट हो गया बी पॉइंट. इस बी पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, ये मान लो वो पॉइंट है जिसका एक नेम दे देते हैं सी. तो 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है जो कि फुट से है. फुट मेंशन है तो इसलिए मैंने इस पे लिया है फुट पे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो इसके फुट से मतलब सी पॉइंट से कोई टावर के टॉप पे देख रहा है तो ऑब्वियसली एलिवेशन एंगल ऐसे ही बनेगा. नीचे से ऊपर देख रहा है तो इस तरीके से देखेगा. और एंगल कैसे होगा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन. जहां से वो देख रहा है दिस इज 60 डिग्री. राइट, आपको निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट को मान लो h. आपको h निकालना है, तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. इजी है. अब आप ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की रेशो थिंक करो जिसमें h आए, हाइट हो और बेस हो. किसमें आता है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर है, देखो ना 60 डिग्री, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस. तो कौन सी आप ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो यूज करोगे जिसमें आपका P और B आए. तो आप टेन थीटा यूज कर सकते हो, कॉट थीटा भी यूज कर सकते हो. हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे. टेन थीटा होता है P अपॉन में B. आपने क्या कहा, क्या होना चाहिए, P और B, परपेंडिकुलर और बेस. क्योंकि देख रहे हो ना, आपको इसमें हाइपोटेन्यूज की नीड नहीं है, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस आपको गिवन है. तो इन दोनों ऐसी एक रेशो सोचो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से ना तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना, ना ही आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है जो कि आप H वाला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करो. आपको एक ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी है जो आपको निकालना है वो, और जो गिवन है उसमें जो रेशो हो. जो गिवन है, गिवन आपको बेस है, निकालना आपको P है. तो ऐसा कोई रिलेशन ढूंढो जिसमें P और B आए, जो कि टेन थीटा में होता है. तो फॉर दिस केस टेन 60 हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा 60 डिग्री है. P बाय B, P कितना है आपका, H है, बेस कितना है 15 है. टेन 60 की वैल्यू अभी आपको बताई थी कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू H बाय 15. तो H विल बी 15 √3 मीटर. आप रूट में भी आंसर छोड़ सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपको वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में. अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बाय चांस गिवन होती है तब आपको यू हैव टू पुट द वैल्यू, अदरवाइज टीचर विल डिडक्ट हाफ मार्क्स. अदरवाइज आप क्वेश्चन को रूट में भी छोड़ सकते हो. ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में रूट होता, बाय चांस यहाँ पे 15 बाय √3 होता, तब आप इसको रेशनलाइज करके न्यूमरेटर में रूट शिफ्ट कर देते. 15 √3 बाय 3 5 √3 हो जाता अगर डिनोमिनेटर में रूट होता. बट इन दिस क्वेश्चन आपका नहीं है तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ना ही √3 की वैल्यू गिवन है. अगर आप कॉट से भी करते हैं तो आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही आता. ठीक है, ओके, इजी है.
अपनी अपनी नोटबुक में साथ साथ करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक बहुत बड़ा पोल बना हुआ है जो जिसकी हाइट मान लो ए बी है, ठीक है, जिसकी हाइट आपको गिवन है 5 मीटर। तो इस पोल की हाइट आपको गिवन है दैट इज 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, उसको रिपेयर वर्क करने के लिए पूरे टॉप तक नहीं पहुंचना, उसको ऊपर से 1.3 मीटर की दूरी तक पहुंचना है। यहां पे इस पॉइंट तक पहुंचना है, वो पॉइंट मान लो बी। काम कंप्लीट करने के लिए पूरे पोल की हाइट है 5 मीटर, लेकिन उसको पूरे तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन लैडर पे चढ़ के काम करते हैं ना, तो बिल्कुल टॉप तक नहीं पहुंचने की नीड होती, उनको ऊपर से 1.3 मीटर की दूरी तक पहुंचना है बी पॉइंट पे, ताकि वो अपना काम कर सके। तो शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। देख रहे हैं, ये टॉप हो गया, इसके नीचे 1.3 मीटर की दूरी तक उसको पहुंचना है ताकि वो रिपेयर वर्क कर सके। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle 60 degree to the horizontal? अब देखो लैडर कैसे होता है, ये आपको मेंशन नहीं होगा कि आपको कैसे, डायग्राम आपको मेंशन नहीं होगा। तो लैडर ऑब्वियसली ऐसे ही खड़ा होता है, तो आपको ऐसे ही लैडर बनाना है और ये बेस आप अपने आप से बना सकते हो। और आपको ये गिवन है कि क्या लेंथ होगी लैडर की। लैडर की लेंथ कौन सी है इनमें से, ये वाली है, इसको मान लो एल, यही तो है ना लैडर, दिस इज लैडर। तो ये आपकी लैडर की लेंथ है दैट इज एल, ठीक है। व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और लैडर जो है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल के, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इस एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, ये आपको गिवन है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, तो ये कितने लैडर को इंक्लाइंड रखूं मैं, लैडर क्योंकि कैसे भी हो सकता है, अगर ये है लैडर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी खड़ा हो सकता है, ऐसे भी खड़ा हो सकता है, तो कितने ये एंगल में कितना रखूं कि ऊपर से 1.3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रहे। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, फुट को पोल के फुट से, मतलब लैडर के फुट को पोल के फुट से कितने डिस्टेंस पे रखे, तो ये भी आपको निकालना है। इसको मान लो आप कुछ भी ले सकते हो, ए ले लेते हैं, ठीक है, ये निकालना है आपको। क्वेश्चन समझ आ गया? तो आपको एल निकालना है बेसिकली, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ये यूज कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सोचनी है। ये टोटल हाइट आपको गिवन है 5 मीटर, ठीक है। ऐसी एक आइडेंटिटी इसमें थिंक करो जो निकालना है एल और ए से आपको मतलब है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप एक सबसे पहले ऐसी आइडेंटिटी सोचो जिसमें आपका ये गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है आपको, पहले जो गिवन है वो लिख लो। परपेंडिकुलर, अगर ये टोटल डिस्टेंस 5 है, उसमें से ऊपर वाला 1.3 है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 5 माइनस 1.3 दैट इज 3.7, तो ये डिस्टेंस हो गया 3.7। अब एक ऐसी आइडेंटिटी सोचो जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपको सीधा एल निकालना है, तो थिंक ऑफ एनी आइडेंटिटी इन विच देयर इज एल हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको एल निकालना है, ठीक है। तो किस में होता है, जिसमें हाइपोटेन्यूज आए और परपेंडिकुलर हो, साइन, तो साइन 60 विल बी पी बाय एच, साइन 60 √3/2, पी कितना है 3.7 अपॉन एच, आपका एल है जो आपको निकालना है। आप एच भी लेट कर सकते हो, इसको कुछ भी लेट कर सकते हो, समझ आया? तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपका परपेंडिकुलर आपको गिवन है, एल आपको निकालना है, ए भी निकालना है, दोनों ही निकालने हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो जिसमें ए बस पी आना चाहिए, क्योंकि जो गिवन हो जब तक वो चीज नहीं लोगे आप आइडेंटिटी में, आप निकाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप ऐसी आइडेंटिटी सोचो जिसमें खाली एच और ए हो, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस हो, जैसे अगर मैंने ले लिया सीधा cos 60 में b बाय एच होता है, लेकिन आपको ना b गिवन है ना h गिवन है, तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो यू हैव टू थिंक ऑफ द आइडेंटिटी इन विच वन थिंग इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर गिवन है, तो यू हैव टू थिंक ऑफ एनी आइडेंटिटी इन विच देयर इज परपेंडिकुलर। अगर h या a में से कुछ हो तो चलेगा।
तो हमने यहाँ पे साइन 60 यूज करा, साइन 60 होता है √3/2, √3/2। यहाँ से L निकालोगे, L आ जाएगा आपका 3.7 अपॉन √3, राइट। आई टोल्ड यू कि √3 डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो हम √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी 3.7 √3 अपॉन में 3। हाँ, यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको √3 की वैल्यू आपको पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, तो ये रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3.7 अपॉन में 1.73 कर सकते हो। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा। हाफ मार्क्स टीचर कैन डिडक्ट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन काट सकते हैं टीचर, तो इसलिए फ्रैक्शन में नहीं छोड़ो, पॉइंट में आंसर दोगे, इसके बाद सोल्व कर लेना, ठीक है। अब आपको बेस भी निकालना है, तो आप बेस आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो 1060 लेके कर लो, ठीक है, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो कि 3.7 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका जो भी आंसर आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आप दूसरा ये है 1060 से भी कर सकते हो। 1060 क्या होता है? 1060 क्या होता है? √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3.7 डिवाइडेड बाय बेस इज a। तो यहां से आपको a निकालना है, दैट इज 3.7 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका है 3.7 अपॉन में बेस आपको निकालना है, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा। इसमें बस आप √3 की वैल्यू रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है। जब गिवन होती है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3। इजी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साथ साथ करते रहना क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर ट्राई टू मेक द डायग्राम बाय योरसेल्फ। अपने आप से भी बनाओ डायग्राम, यहाँ पे साथ साथ चेक कर सकते हो, लेकिन अपने आप से क्वेश्चन पढ़ के बनाओ, ठीक है। ड्रॉ करो डायग्राम। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, तो एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट बना देते हैं। यहाँ पे जब हाइट गिवन होगी तो आपको हाइट उसकी लेनी है। एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अब आपको खुद सोचना है कि किसकी हाइट ज्यादा होगी। हम लोग, ये ऑब्जर्वर हो गया और एक चिमनी है, ऑब्वियसली चिमनी की हाइट ज्यादा बड़ी होती है। अब एक ऑब्जर्वर है और एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की हाइट ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो अपने आप से उसकी हाइट बड़ी आपको ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो कॉमन सेंस से आपको अपने आप से ही 1.5 मीटर मैंने देखो छोटा बनाया है, और चिमनी की हाइट थोड़ी सी उससे बड़ी बना दी, जो कि कितने डिस्टेंस पे है चिमनी? 28.5 मीटर दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस हो गया 28.5। इतना क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर और ये हो गई हमारी चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम हर आईज, तो ऑब्जर्वर की आईज से, आईज टॉप पे होती है, बॉटम पे तो होती नहीं, आईज से कहां पे, कहां से कहां बन रहा है ये चेक करो। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, एलिवेशन कहां से कहां है? टॉप ऑफ चिमनी और आईज, आईज से चिमनी के टॉप पे, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे देखिएगा ऑब्जर्वर, समझ आया? ऑब्जर्वर आईज से, आईज एलिवेशन कहां से कहां है? आईज से और चिमनी के बिल्कुल टॉप पे, तो ये ए बी सी डी। लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं, आप ट्रिको कैसे यूज करोगे? और आपको ये दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, कहां से कहां? आईज से यहां तक। तो कोई बता सकता है 45 डिग्री कहां बनेगा, कैसे बनेगा? 45 डिग्री एलिवेशन है, एलिवेशन हमेशा कैसे होता है? सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल, पहले वो सीधा देखेगा तो वो ऐसे है, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट हमारी ये है, समझ आया? तो ये हो गया बेस लाइन और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके बीच में हमेशा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 45 डिग्री। इज इट क्लियर? आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? आपको ये हाइट निकालनी है चिमनी की। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर दिस इज 28.5 ऑब्वियसली, क्योंकि अगर नीचे वाला 28.5 है, ये भी 28.5 हो जाएगा। आप एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी सोचो जिसमें
बेस आए और परपेंडिकुलर आए, बेस एंड परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा यूज कर सकते हो, उससे आप परपेंडिकुलर निकाल लो, उसमें 1.5 ऐड कर सकते हो टोटल हाइट निकालने के लिए। डू इट बाय योरसेल्फ। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, 1045 यूज करेंगे। 1045 होता है P बाय B, तो 1 होता है परपेंडिकुलर, कितना है हमारा, दिस इज परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है, बेस कितना है 28.5, तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया 20। याद रखना हमेशा जब भी 45 डिग्री का एंगल होता है ना, ये आप जल्दी में भी कर सकते हो अगर एमसीक्यू में आए, तो याद रखना जब भी 45 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो परपेंडिकुलर भी यही, बेस भी यही। तो आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप शॉर्टकट सीधा कर सकते हो। अगर ये 45 डिग्री है और ये 5 मीटर है, आपसे पूछा गया ये निकालना है, तो ये भी 5 हो जाएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो, ठीक है, क्योंकि 45 चाहे कॉट लगाओ चाहे tan लगाओ दोनों में बनाता है। तो आपको परपेंडिकुलर निकल गया, परपेंडिकुलर मतलब दिस हाइट विल बी 28.5, लेकिन आपको टोटल हाइट निकालनी है चिमनी की, तो दिस विल बी 1.5 प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि नीचे वाला ऑब्जर्वर की हाइट भी तो प्लस होगी ना, चिमनी बॉटम से शुरू हुई है, तो 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर विल बी द हाइट ऑफ चिमनी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से स्टार्ट होते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसको स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन को। जो मैं स्टार मार्क इसलिए करवा रही हूँ क्वेश्चन में, हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी के में मैं स्टार मार्क करवाऊंगी, वो इसलिए ताकि एग्जाम टाइम पे आप पूरी बुक तो कर नहीं सकते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे बस आपको जो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है वही रिवाइज करो, इनफ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एक पॉइंट है, कोई भी पी पॉइंट है, पी पॉइंट ड्रॉ कर दो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग यहां से पी पॉइंट से नहीं बनेगी, ये गलती मत कर देना, क्योंकि एलिवेशन देख रहा है, एलिवेशन जो है सामने है, कहीं पे बिल्डिंग ऐसे है, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है कोई। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, और कोई इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो हम बेस भी बना देते हैं। समझ आ गया इतना? फ्रॉम ए पॉइंट, देखो फिर से बता रही हूँ, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, मतलब पी पॉइंट से कोई बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, एलिवेशन है, तो पी ऐसे मत बना देना, ये 10 बिल्डिंग उसी के ऊपर मत बना देना, एलिवेशन है तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी लाइन ऑफ साइट, मतलब नीचे से वो ऊपर कहीं पे देख रहा है। हाँ, आगे, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ क्या होता है? फ्लैग स्टाफ देखा होगा, तुम्हें पता होगा, फ्लैग जब होता है, फ्लैग, ये फ्लैग होता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैग स्टाफ, दिस थिंग इज कॉल्ड फ्लैग स्टाफ। फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। हाँ, क्या लिखा है? अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लगाया गया है, ये मान लो फ्लैग है आपका, ठीक है, और जब अगर फ्लैग के टॉप पे देख रहे हो, दिख रहा है ना फ्लैग स्टाफ के टॉप पे, ये फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग के टॉप पे अगर आप देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अगर आप फ्लैग के टॉप पे देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री, ऑब्वियसली इट विल बी चेंज। पहले आप ऐसे देख रहे हो, अब आप और ऊपर देख रहे हो, तो अगर आप और ऊपर देखोगे तो आपका एंगल चेंज हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। और जो एंगल हमेशा बनता है वो बेस से बनता है, याद रखना, खाली 45 डिग्री ये मत ले लेना, ये गलत हो जाएगा। एलिवेशन एंगल हमेशा बेस के रेफरेंस से बनता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बेस से बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप सीधा देख रहे हो और कितना ऊपर जा रहे हो तो बेस से हो रहा है, एलिवेशन एंगल हमेशा बेस से बनता है, तो टॉप से भी, टॉप से 45 डिग्री बन रहा है, फ्लैग स्टाफ के टॉप से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्डिंग के टॉप से 30 डिग्री का बन रहा है। डायग्राम समझ आ गया? अगर आप 30-45 में बाय चांस कंफ्यूज हो जाते हो तो ऑब्वियसली जो छोटा वाला एंगल है वो 30 डिग्री होगा, जो बड़ा वाला है वो 45 डिग्री।
फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ ए बिल्डिंग। आपको निकालना है ये वाली लेंथ, try to do this question by yourself. ओके तो हमें क्या निकालना है, फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी है। तो कैसे करोगे इसको, सी पहले हम आएंगे एक ऐसे ट्राइंगल में जिसमें हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो फर्स्ट हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। डायरेक्टली ऊपर वाले में करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इसकी परपेंडिकुलर नहीं गिवन ना। अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए पी बी, जिसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन है और आप इजीली बेस निकाल सकते हो। ठीक है, एपी बेस को मान लो एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा, ट्राइंगल एपीबी के अंदर 1045 1030 यूज करेंगे क्योंकि बेस नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल 30 डिग्री है। 1030 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब 10, परपेंडिकुलर हमारा 10 है और बेस हमारा x है, तो ये होता है 1/√3 इक्वल्स टू 10/x। तो x की वैल्यू हो गई 10√3, राइट। इसमें आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो आप पुट कर सकते हो। तो x आ गया 10 इंटू 1.73, दिस इज 17.3 मीटर x आ गया, मतलब बेस। अब आप आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल में। बड़े वाले ट्राइंगल में आपको बेस तो आपको निकल गया क्योंकि दोनों के लिए बेस सेम है। तो 1045 यूज करेंगे, जिसमें आपका परपेंडिकुलर जो कि है d + 10 लगा दो परपेंडिकुलर में। नीचे आपका आ गया बेस दैट इज 17.3। समझ आया d + 10 क्यों किया? क्योंकि इसकी हाइट पूरी टोटल d है प्लस 10 है टोटल हाइट। तो 1045 1 होता है, 1 इक्वल्स टू d + 10 अपॉन 17.3, d + 10 इक्वल्स टू 17.3, d इक्वल्स टू 17.3 minus 10, d इक्वल्स टू 7.3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ओके, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप का हो एग्जांपल नंबर 6, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। इसको देखो, द एंगल ऑफ एग्जांपल 6, 5 अपने आप से कर लेना, 5 इजी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन, इसको भी स्टार मार्क कर लो एग्जांपल 6 को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखो अब इसमें क्या है, आपका दो हाइट्स होगी इसमें। इन दिस क्वेश्चन देयर विल बी टू हाइट, टू थिंग्स विच आर एट सम हाइट। तो आपका एक है बिल्डिंग और एक है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो किसकी हाइट ज्यादा होती है? ऑब्वियसली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होगी। तो एक आपका हो गया 8 मीटर, ठीक है। और एक हो गया, पहले आप दो, जो जब भी दो बिल्डिंग्स हो या फिर एक बिल्डिंग एक टावर हो सकता है, कुछ भी हो, तो आमने सामने पहले दोनों चीजों को आप ड्रॉ कर लो। तो इसकी आपको हाइट नहीं पता, ये हो गया बेस। पहले इतना ड्रॉ कर लो, एक हो गया आपका बिल्डिंग, एक हो गया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप एंड बॉटम, इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्डिंग के टॉप से एंड बॉटम से। तो बिल्डिंग कहाँ है, ये है बिल्डिंग के टॉप से एंड बिल्डिंग के बॉटम से। बिल्डिंग के टॉप से एंड बिल्डिंग के बॉटम से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब बन रहा है, मतलब कोई बिल्डिंग के टॉप से और बॉटम से देख रहा है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से ये है और बिल्डिंग के बॉटम से ये है, दोनों से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एक से बन रहा है, टॉप से बन रहा है 30 डिग्री, किस पे? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मतलब एक तरीके से बिल्डिंग के टॉप से और बिल्डिंग के बॉटम से, दोनों जगह से कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप देख रहा है। समझ आया? देखो यही लिखा है, एक बार फिर से रीड करो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8, अपने आप से डायग्राम ड्रॉ करो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो डिप्रेशन आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए, कहां से कहां देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है,
बिल्डिंग जो है ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के टॉप से और बॉटम से कोई देख रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के, यहां से। समझ आ गया? मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कोई छत, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कोई रूफ पे खड़ा है और वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है ना, डिप्रेशन है, और बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है। समझ आ गया? बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है। अब हम इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे ताकि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बने। क्वेश्चन का डायग्राम समझ आया? एक बार फिर से बता रही हूँ, एक बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कोई टॉप से दिख रहा है, फ्रॉम, फ्रॉम वाले पे पहले आ जाया करो। फ्रॉम वाला मतलब इनिशियल, जहां पे कोई इंसान खड़ा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कहाँ देख रहा है? बिल्डिंग के टॉप पे एंड बॉटम से दिख रहा है ना, टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के कोई टॉप पे भी देख रहा है, बिल्डिंग के बॉटम पे भी देख रहा है। तो जो टॉप पे देख रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, रेस्पेक्टिवली ने रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो टॉप पे 30 डिग्री का बना रहा है। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। वैसे ये होता है 30 डिग्री, लेकिन आपका बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन सेम होता है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप पे 30, बॉटम पे 45 डिग्री। डायग्राम क्लियर है? और आपको ये 8 मीटर गिवन है। तो आप इसमें कैसे करोगे? इसमें आप कैसे करोगे? आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसकी हाइट निकालनी है, मतलब एच। ठीक है? और आपको डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग ये निकालना है। चलो करो। इसमें हमारा